हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइज, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायो मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, जो कि ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन। इसे बिल्कुल सिंपली समझने की हम कोशिश करेंगे। ओके, तो बायो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या कहता है ये देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल which are often present in industrial wastewater। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ये जो डिफिनीशन है वो हमारी ये कहती है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए हानिकारक हो, वो अगर फूड चेन में जमा हो जाए, ठीक है, अगर किसी फूड चेन में वो जमा हो जाए तो इस घटना को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि एनिमल को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर वो इनहेल कर ले, एनिमल उस पर फीड कर ले, तो उससे एनिमल की जान जा सकती है या अदर कोई कंडीशन डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो वैसे टॉक्सिक सब्सटेंस जिसकी मात्रा अगर फूड चेन में बढ़ जाए तो इस फेनोमेनन को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप पूछोगे नाउ कि सर इसकी मात्रा कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, इस कैसे कोई एनिमल है इसे इनहेल कर लेगा। ओके, तो सबसे पहले हम अपने सेकेंड लाइन को देखते हैं। दिस फेनोमेनन इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन एक्वाटिक फूड चेन। तो बायो मैग्निफिकेशन की जो घटना है यूजुअली कहाँ देखने को मिलती है? एक्वाटिक फूड चेन में, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमें सामान्यतः देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं मिलेगा, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी ये घटना देखने को मिलती है, लेकिन यूजुअली हम समझने के लिए एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ओके, ठीक है। This happens because toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted, so it passes on to the next topic level। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को इनहेल कर लिया, फॉर एग्जांपल डीडीटी। ठीक है, उसने गलती से इनहेल कर लिया, अपने खाने के साथ साथ डीडीटी भी उसके बॉडी में चला गया। तो क्या होगा कि डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे प्लास्टिक्स है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि सालों तक वैसे ही रहते हैं, उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई असर नहीं होता। ठीक है, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते। इन द सेम वे ये टॉक्सिक इसीलिए ही तो है क्योंकि ये सस्टेन कर रहे हैं, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस केमिकल्स आर, दिस मटेरियल्स आर टॉक्सिक। ओके, तो क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसे इनहेल कर ले तो वो ऑर्गेनिज्म उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, उसका उपापचय नहीं कर पाएगा और ना ही उसको एक्सक्रीट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी बॉडी में ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी में किसी तरह से डीडीटी आ जाता है, तो अब वो मेरी बॉडी में ही बना रहेगा, ना मैं उसे किसी भी तरह से मेटाबोलाइज कर सकता हूँ, ना ही मैं उसे एक्सक्रीट कर सकता हूँ, ना ही मैं उसे यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज़ है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्यों इतने कहने का मतलब सिंपली ये है कि हार्मफुल हो जाते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल लें तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज कि डीडीटी का छिड़काव होता है किसी तालाब के आसपास मच्छर भगाने के लिए, ठीक है, या कुछ अदर चीज़ों को, अदर जो आपके इंसेक्ट हैं उनको भगाने के लिए, ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो अब क्या हुआ कि वो डीडीटी जाके आपका तालाब में मिला, अब वो एज इट इज़ उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल दूँ तो जू प्लैंक्टन्स अपना फूड लेते हैं। अब उनके फूड के साथ साथ डीडीटी भी उनके बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, अब डीडीटी तो जू प्लैंक्टन्स के अंदर चला जा चुका है। तो अब क्या होगा, आप इस फिगर को देखो, ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.03
पार्ट्स पर बिलियन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स ने अपने जब फूड को लिया तो इनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फूड को खाया। ओके, तो डीडीटी भी का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा जमा होगा इनकी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट ये चीज़ को समझना है कि अब ये जू प्लैंक्टन्स भी तो किसी के फूड हैं, इनको भी तो कोई खाएगा ना इकोसिस्टम में, है कि नहीं। इकोसिस्टम में ही तो हो रहा है कि हर प्राणी एक दूसरे का भोजन है, ठीक है, कोई ना कोई एक दूसरे को खा रहा होता है। ओके, तो अब इस जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, स्मॉल फिश खाएंगी, ठीक है। तो अब एक स्मॉल फिश है, उनका थोड़े से तो काम नहीं चलेगा, वो बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स पर फीड करेंगी। तो एक स्मॉल फिश अगर बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाती है तो उनके बॉडी में क्या होगा, और ज़्यादा डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाए और ऑलरेडी जू प्लैंक्टन्स में हमें पता है कि डीडीटी प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होगा कि इन स्मॉल फिश को भी खाने वाला कोई ना कोई है उस तालाब में। कौन है, दोज आर लार्ज फिश। यू कैन सी यार, देखिए ये जो लार्ज फिश है ये स्मॉल फिश को खा रही हैं, ठीक है। अब जो लार्ज फिश है वो तो बहुत सारे स्मॉल फिश को खाएंगी, तो अब उनकी बॉडी में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ 0.5 पार्ट्स पर मिलियन था, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है। ओके, अब जो सबसे ऊपर है, जो हमारे टॉप पे आएंगे इस फूड चेन में, वो होंगे फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। फिश को खाने वाली जो हमारी बर्ड्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो लार्ज फिश हैं, अब इनको भी कोई खाएगा, तो कौन खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स इन लार्ज फिशेस को खाएंगी। तो अब जो बड़ी चिड़ियाएँ हैं, जो फिश ईटिंग बर्ड्स है, वो बहुत सारी लार्ज फिश को खाएंगी, तो उनके बॉडी में ये जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो सारा का सारा यहाँ पे एडअप होता जा रहा है। वो जितना ज़्यादा फीड करेंगी उतना ज़्यादा उनके बॉडी में वो कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं, इनके बॉडी में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है कितना हो गया, 25 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो फूड चेन में जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होगा उस पे बायोमैग्निफिकेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉक्सिक सब्सटेंस का वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वाटर के अंदर जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है वो 0.03 पार्ट्स पर बिलियन है। फिर जू प्लैंक्टन के अंदर उससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर स्मॉल फिश के अंदर उससे ज़्यादा, लार्ज फिश के अंदर उससे ज़्यादा, फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा, राइट। तो इस तरह से ये जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा करता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पहुंचाता है, जो उस फूड चेन में टॉप पे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक्वाटिक इकोसिस्टम से निकल कर ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तक पहुंच जा रहा है, राइट। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ जो आपके बुक में देख रखी है वो कि बर्ड्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर बर्ड्स डीडीटी को इनहेल कर लें, ठीक है, तो उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उन पे इसका जो इफेक्ट होता है उनके एग्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो बर्ड्स जो एग को ले करेंगी, जो अंडे देंगी, उन अंडों का जो एग शेल होगा, ठीक है, वो थीन होगा, एकदम पतला होगा, ठीक है। तो जब भी बर्ड्स उनको इनक्यूबेट करने के लिए उन पे बैठेंगी ना, वो अंडे टूट जाएंगे, ठीक है, जिससे वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि डीडीटी के कारण बर्ड्स के एग शेल पे इफेक्ट पड़ता है और एग शेल थीन हो जाया करते हैं। ओके, इस पर एक बुक भी लिखी गई है, द साइलेंट स्प्रिंग, जो रेचल कर्सन की बुक है। तो इसके बारे में उसमें भी जिक्र है। ओके, और एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो है, एक घटना है जापान की, जहां पर लोगों में देखा गया कि नर्व रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं, ठीक है।
तो पाया ये गया कि उनके अंदर ये चीज़ मिथाइल मरकरी के जमा होने के कारण हुई, ठीक है, मिथाइल मरकरी के टॉक्सिसिटी के कारण हुई। और तो जब पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि वो जो बीमारी है वो फिश को खाने से हुआ, ठीक है, मछलियाँ को खाने से हुआ, क्योंकि मछलियों ने मिथाइल मरकरी को इनहेल किया होगा और उन मछलियों को जब ह्यूमन ने खाया तो उन्हें वो बीमारी हो गई। उस बीमारी को हम कहते हैं मीना माटा, ठीक है, जो कि आपका नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो मिथाइल मरकरी इज ए नर्व टॉक्सिन, ओके। सो गाइज आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को शेयर करना ना भूलें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।